दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बारे में। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने जा रहा है। तमाम सर्वे आपने देखे होंगे, तमाम वीडियो मैंने भी बनाया है, तमाम वीडियो आप YouTube पर भी देखते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा आकलन है, कम से कम 25 से 30 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, कम से कम की मैं बात बोल रहा हूं। बाकी ऐसे कम से कम 50 सीटें मैं आपको बताने जा रहा हूं जहां पर वाकई में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी बहुत बेहद मजबूत स्थिति में है और चुनाव जीतने की स्थिति में है। तमाम सीटों को मैंने छोड़ दिया है, केवल मैंने 50 से 52 सीटें ली हैं और 50-52 जहां पर मजबूत है, लेकिन 50-52 में 25 से 30 सीट तो पक्का जीतेगी। और दावा करता हूं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र हमारे कहते हैं 4 जून को आपसे मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, हम कहीं भागने वाले नहीं हैं। मैं मिलूंगा उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक एक सीट की स्थिति के बारे में हमने डाटा के माध्यम से, हमने सामाजिक समीकरण के माध्यम से, अखिलेश यादव के कुशल टिकट के बंटवारे के माध्यम से पूरा का पूरा आकलन किया हुआ है। अब की बार 2024 में टिकट बंटवारे में अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें अपने परिवार के यादवों को छोड़कर अन्य कहीं पर यादवों को टिकट ना देना। हालांकि समाजवादी पार्टी के बेस वोटर हैं यादवों को टिकट देना चाहिए। मुसलमानों को ज़्यादा टिकट ना देना इसलिए कि जब समाजवादी पार्टी मुसलमानों को टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको ध्रुवीकरण कराने में सबसे आगे और सबसे माहिर है। ये आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की परंपरा क्या रही है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उसके अलावा आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनके खिलाफ पब्लिक बहुत गुस्सा है, विधायक बहुत गुस्सा हैं। उसके अलावा सारी बात छोड़ दीजिए, जितने लोग समाजवादी पार्टी को विधानसभा में वोट दिए थे, कांग्रेस को विधानसभा में वोट दिए थे, वही वोट मिल जाए और मिलेगा तो भी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। और मैं यहां पर एक एक सीट का आकलन लेकर आया हूं और मैं एक एक सीट की मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं उन सीटों की बात करूंगा जहां पर 100% कंडीशन पर, 99.99% कंडीशन पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। तो मैंने तमाम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत भी कराया हुआ है और मैं एक एक सीट का विश्लेषण देने जा रहा हूं। वीडियो लंबी बनेगी, इसके लिए हम खेद भी प्रकट करते हैं। पहला नंबर आता है कन्नौज की सीट। अखिलेश यादव यहां से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। अगर अखिलेश यादव यहां से लोकसभा का चुनाव न लड़ते तो यह सीट फंस सकती थी, क्योंकि मैंने जब डाटा निकाला विधानसभा का तो विधानसभा के डाटे में, आंकड़े में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कुछ पीछे है, ज़्यादा नहीं कुछ पीछे है। जब अखिलेश यादव जैसी शख्सियत चुनाव लड़ेगी तो वहां पर एक परसेप्शन अलग बनेगा, उसके अगल बगल के इलाकों में परसेप्शन अलग बनेगा। कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी ने पाठक को टिकट दिया हुआ है। जो पाठक जी, अभी उनका ऑडियो भी वायरल हुआ था। उसके अलावा कुछ भी हो, जहां पर पीडीए बनाम एडीए की लड़ाई होती है, एडीए नहीं, पीडीए का कोई भी कैंडिडेट लड़ रहा हो, वहां पर कहीं ना कहीं बढ़त मिलती ही है। मैं फटाफट बताने की कंडीशन में आता हूं। दूसरी नंबर सीट है मैनपुरी, और मैं आपको दिखाऊंगा मैनपुरी में अब जो लड़ाई हो रही है। डिंपल यादव यहाँ पर मैनपुरी में डिंपल यादव हैं। यहाँ की जो लड़ाई है केवल मार्जिन की लड़ाई है, यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। इस सीट पर पहले की तुलना में जो शाक्य मतदाता है, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी शाक्य को टिकट दे देती थी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर को टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं शाक्य मतदाता इस कारण के
इस कारण से भी, अखिलेश यादव से व्यक्तिगत कारण से भी, उसके अलावा बगल की सीटों पर अखिलेश यादव ने शाक्य कैंडिडेट उतारकर इटावा में, मैनपुरी में खेला कर दिया है। इटावा हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आप समझ सकते हैं, फिरोजाबाद हो। अब अगली सीट है, तीसरी सीट मैंने रखी है आजमगढ़ की। तीसरे नंबर पे आते हैं। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव की कंडीशन ये है कि धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है। उपचुनाव में भले हार गए थे, लेकिन आप देख लीजिएगा, नतीजा आएगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। चौथी नंबर सीट है फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में भी मार्जिन की लड़ाई है। यहाँ पर 2019 में केवल इस कारण से अक्षय यादव चुनाव हारे थे, रामगोपाल यादव के बेटे, कि यहाँ पर शिवपाल यादव चुनाव लड़ गए थे। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को लेकर के कहीं ना कहीं मनमुटाव, झगड़ा सार्वजनिक भी हो गया था। अगली सीट है बदायूं। बदायूं में शिवपाल यादव के बेटे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इनका नाम है आदित्य यादव। आदित्य यादव, ये यादव परिवार की 5 सीटें कन्फर्म हैं। अब आइए आगे थोड़ा से, अब थोड़ा से आगे आइए। ये 5 सीट मैंने आपको बता दिया। अब लाइन से मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है। जैसे मैनपुरी के बगल की सीट है इटावा। इटावा की सीट है। इटावा की सीट पर भी समाजवादी पार्टी पहले चुनाव जीतती रही है। पिछले 2 चुनावों से समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव हारी है, लेकिन अब की बार बगल में साक्य को टिकट दे करके कहीं ना कहीं इटावा हो, मैनपुरी हो, यहाँ पर साक्य मतदाता बहुत ज़्यादा हैं और इन्होंने फर्रुखाबाद, एटा, आंवला में साक्य को टिकट दे करके पूरी बाजी पलट दी है। अब आप समझ सकते हैं, इनकी ये 5 सीटें, अभी इटावा को मत लिखिएगा, उसको अगले नंबर में मैं आपको देने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये 5 सीटें लॉक कर दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगली सीट मैं लेकर आता हूँ अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। लालजी वर्मा बड़े नेता हैं। लालजी वर्मा यहाँ से विधायक भी रहे हैं, अभी भी हैं विधायक। और अंबेडकर नगर की सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बीजेपी की तरफ से रितेश पांडे अब की बार कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। ये वहाँ के लोकल लोग भी जानते हैं और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर फुटप्रिंट अच्छा खासा है। अगली सीट है गाजीपुर की सीट। गाजीपुर की सीट पर अफजाल अंसारी के सामने एक राय साहब हैं, भूमियार, उनको टिकट मिला है। अफजाल अंसारी का जो कद है राजनीति में मुख्तार अंसारी का उस इलाके में बहुत बड़ा है, तो बीजेपी इस सीट को भी फंस चुकी है, नहीं निकलने वाली है। 2014 में वो अचानक से चुनाव जीत गए थे, उसके पहले एक आध बार चुनाव जीते हैं, क्योंकि उस समय 2014 वगैरह में मुसलमान भी बटा हुआ करता था। बसपा मजबूत रहती थी, 2019 के पहले बसपा मजबूत रहती थी। बसपा का जनाधार है आज भी, लेकिन उतना मजबूत नहीं है कि वो अकेले दम पे या अपने समीकरण के दम पे चुनाव जीत पाए। अभी समीकरण धराशायी है, भविष्य में बसपा फिर एक बार उठकर खड़ी भी हो सकती है। अगली सीट है घोसी। घोसी सीट हो, बलिया सीट हो, यहाँ पर राय आबादी, राय मतलब भूमियार आबादी अच्छी खासी है। और घोसी तो वैसे भी अरविंद राजभर चुनाव हार रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रॉबर्टसन ये तमाम पोल बता रहे हैं, आप देख रहे होंगे, बड़े अंतर से चुनाव हार रहे हैं। संभल 9वीं सीट है। एक भी सीट इसमें अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप लोग पक्का बताइएगा। संभल सीट जियाउर रहमान वर्क। इस सीट पर 2014 में बीजेपी केवल इसलिए चुनाव जीत गई थी कि बीजेपी ने यहाँ पर सपा बसपा ने मुसलमान कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, और उस समय जियाउर रहमान वर्क केवल 5-6 हज़ार वोट से चुनाव हारे थे। उसके अलावा भी उस समय बसपा बहुत मजबूत थी। बसपा का कॉम्बिनेशन उतना मजबूत अब नहीं रह गया है, ये बात सत्य है। बसपा के समर्थक वीडियो देखेंगे तो हमको उल्टा सीधा भी बोलेंगे। अगली सीट है कैराना की सीट। कैराना की सीट इकरा हसन इस लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय बनी रही और कहीं ना कहीं सुर्खियों में भी बनी रही, और अब की बार कहीं ना कहीं बीजेपी इस सीट को गंवाने जा रही है, क्योंकि यहाँ के जो सांसद जी हैं प्रदीप कुमार, क्या नाम है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। उस इलाके में हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं हुआ है। यही एक सीट हमको लगता है जहां पर अखिलेश यादव सभा भी करने नहीं गए। मतलब कि इकरा हसन
के परिवार का इतना बड़ा, चाहे दबदबा कहें, चाहे कुछ भी आप कह सकते हैं, इकरा हसन के परिवार का कहीं ना कहीं यहाँ पर इतना बड़ा फुटप्रिंट है। यहाँ पर अखिलेश यादव स्ट्रेटेजी के तहत भी हो सकता है, अखिलेश यादव को यहाँ पर जनसभा करने के लिए भी नहीं बुलाया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कद है और हमें ज़्यादा सराहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली सीट है 11वीं नंबर। एक भी सीट अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप लोग पक्का बताइएगा। मेरठ से सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा आप समझते हैं, सुनीता वर्मा क्यों जीतेंगी चुनाव? यहाँ पर पहले जब होता था, इस सीट को बसपा ने एक तरह से जान लीजिए, सपा को वॉक ओवर मान लीजिए, या बसपा के कैंडिडेट त्यागी मिल गए। बसपा इसके पहले जब चुनाव हुआ, सपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा। 45% आबादी है यहाँ पर। कितनी परसेंट? 45% मुस्लिम आबादी, दलित, उसके अलावा यादव को छोड़ दीजिए, यादव के अलावा और भी लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। अब आप यहाँ समझ सकते हैं, अरुण गोविल यहाँ से जाते हैं मुंबई और तुरंत ट्वीट करते हैं कि हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ, भरोसा जिसके ऊपर किया था उन्होंने धोखा किया। आप देखे होंगे यह सीट गिफ्ट में मिल चुकी है, आप ये जान लीजिएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने टिकट भी बदला। पहले भानु प्रताप को टिकट मिला, फिर मिला अतुल प्रधान को टिकट मिला, फिर सुनीता वर्मा को टिकट मिला। तो आप ये समझ सकते हैं। अगली सीट है बस्ती की लोकसभा सीट। बस्ती की लोकसभा सीट जो हमारे पास इनपुट आ रहा है, राम प्रसाद चौधरी यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। ये हमारे पास इनपुट आ चुका है और मैं आपको बताऊं बहुत दिनों से इनपुट आ रहा है। इनपुट का मतलब ये है पूरा आंकड़े इनके साथ हैं, पूरा समीकरण इनके साथ है। तो आप ये समझ सकते हैं ये कुर्मी बेल्ट है बस्ती, राम प्रसाद चौधरी कुर्मी है, कुर्मी यादव, उसके अलावा पूरा बैकवर्ड वोट दे रहा है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। जहां पर बीजेपी का प्रत्याशी फॉरवर्ड है और समाजवादी का पार्टी बैकवर्ड है, वहां पर बैकवर्ड को एज मिल रही है, बढ़त मिल रही है। आप देखिएगा चुनाव का रिजल्ट होगा तो। क्योंकि अगली सीट है धौरारा सीट से आनंद भदौरिया लोकसभा का चुनाव। मैं नहीं कह रहा हूं, धौरारा सीट पहले मैं अपने समीकरण में नहीं लेता था, लेकिन मैंने एबीपी वोटर का देखा तो उसमें ये बताया गया है कि आनंद भदौरिया बढ़त की हो रहे हैं। इनकी 1% स्विंग बताया जा रहा है। इधर भी मामला हो सकता है, उधर की मामला हो सकता है, लेकिन जो स्विंग वगैरह बताते हैं लोग उसका कोई मतलब नहीं है। आनंद भदौरिया बढ़त हैं। देखिए हो सकता है जितनी सीटें मैं बता रहा हूँ 1-2 सीट पर मिसिंग हो सकती है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। अगली सीट है फर्रुखाबाद में नवल किशोर शाक्य। अब की बार मुकेश राजपूत यहाँ से चुनाव, शायद मुकेश राजपूत कौन है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लोध हैं। यहाँ पर यादव मुस्लिम और शाक्य और बहुत बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं इस इलाके में, उसमें कुछ कहना नहीं है। नवल किशोर शाक्य स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व दामाद भी रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनका तलाक हो चुका है, उनकी अलग शादी हो चुकी है, वो उनका व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन अब व्यक्तिगत तौर पर लोगों से पहचान के तौर पर लोग समाज में अच्छी खासी पैठ है। शाक्यों का वोट ये जान लीजिए 95% यादव का है ही, मुसलमान का है ही। मुसलमान का दबदबा इतना है, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं 2009 में। अब आप ये समझ लीजिए इस सीट पर भी मामला। अब अगली सीट है एटा भी यही मामला है। यहाँ से आते हैं देवेश शाक्य। आप समझिएगा ये सब वही इलाका है, ये मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, उसी के इर्द गिर्द की सीट है। तो यहाँ पर अपनी सीट को यूं कहें चाहे प्रोटेक्ट करने के लिए या अगली सीट जीतने के लिए, इसके पहले अखिलेश यादव यहाँ से कौन सा प्रत्याशी देते थे, या तो यादव देते थे या तो ठाकुर देते थे, जिन यादव का वोट तो मिलता है लेकिन अदर में ऐड होने में दिक्कत आती है। लेकिन ठाकुर का वोट बीजेपी को जाता है, सब जानते हैं। अगली है ये वाली, मैंने आपको कितनी सीट बताई, 15 सीट बता दी। और लगातार मैं वीडियो भी बना रहा हूँ क्योंकि लोगों को जानकारी हो। लोगों को इतनी बड़ी जानकारी नहीं है, लोगों को लगता है कि हाँ भैया वास्तव में 80 में 80
हो रहा है अब की बार। तो अगली सीट है 16 नंबर। 16 नंबर सीट है मुरादाबाद। मुरादाबाद से रुचि बीरा को टिकट मिला है। वर्तमान में जो चुनाव हुआ है यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट जो थे सर्वेश सिंह जी, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन रुचि बीरा को यहाँ पर एज है। अगर मान लीजिए वहाँ पर डेथ हो चुकी है, बीजेपी चुनाव जीत जाती है, तब यहाँ पर फिर उपचुनाव होगा, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहरहाल मुरादाबाद रुचि बीरा के लिए सेफ सीट मानी जा रही है। और अगली सीट है, और वैसे भी मुस्लिमों की आबादी है, मुस्लिम लगभग एक तरफा वोट दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं बीजेपी मुस्लिम एक तरफा वोट दे रहे हैं। और रुचि बीरा हैं, रुचि बीरा को कुछ दलित भी वोट दिए होंगे, कुछ हिंदू भी वोट दिए होंगे, ऐसा तो है नहीं देंगे। और इस इलाके में अच्छा खासा समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। और 17वीं सीट है रामपुर की सीट। रामपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आजम खान के बीच मुलाकात होती है। इस सीट पर हमको लेकर के संशय इसलिए है, बहरहाल अगर मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दिया होगा, 52% मुसलमान हैं यहाँ पर, तो इस सीट को जीत लेंगे एकदम आराम से, उसमें कहना कुछ नहीं है। 2019 में भी जीते थे, 2024 में भी जीत लेंगे। उपचुनाव में भले हार गए थे, तो यहाँ पर अच्छा खासा वोट परसेंटेज है, आप देख सकते हैं। इसमें जो चीज़ सच्चाई है उसको मैं बता रहा हूँ। अगली सीट है सहारनपुर। यहाँ पर कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस के इमरान मसूद यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर इमरान मसूद की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत नहीं कहें बहुत ज़्यादा अच्छी है, चुनाव जीतने की कंडीशन में है। उसके बाद अगली सीट है बाराबंकी। बाराबंकी की सीट, यहाँ पर तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं। तनुज पुनिया यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तनुज पुनिया भी यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। ये भी मैं बता दूँ, जो भी फीडबैक आ रहा है उसको मैं ईमानदारी तरीके से बता रहा हूँ। बहरहाल अगर आप किसी पार्टी के अंधभक्त या भक्त होंगे तो बुरा भी लग सकता है। तो अगली सीट मैं बता रहा हूँ आंवला की सीट है। आंवला की सीट, आंवला की सीट से नीरज मौर्य। यहाँ पर मामला क्या है, यहाँ पर भी सपा का वोट इतना ज़्यादा है, सपा का मतलब यादव और मुस्लिम का प्लस करना है, जीतने वाला वोट अपने तरफ से ला लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, एकदम आराम से जीत जाएंगे। अभी मैंने 20 सीट बताई, बाकी और सीटें आप देखते जाइए। 20 सीटों में अब आ जाइए 21वीं सीट कौन सी है। 21वीं सीट है रायबरेली। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ चुके हैं, उनका पर्चा भर गया है, मतलब कि अब चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से। वैसे हमारा जो मानना था अमेठी से लड़ना चाहिए था, बहरहाल जो हुआ सो अच्छा ही हुआ होगा। 22वीं नंबर सीट है अमेठी। अब आप अमेठी को लेकर के मैं पहले भी कह रहा था कि यह सीट पर स्मृति ईरानी को एज है। अब यहाँ पर थोड़ा स्टार में लगा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को भी कम आंकना आसान नहीं है। स्मृति ईरानी 50,000 वोट से चुनाव जीती थी। स्मृति ईरानी के खिलाफ लोग हैं, लेकिन एक बात और है, यहाँ पर जब कैंपेनिंग होगी तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पूरी ताकत लगाएंगे। इसके पीछे अब कांग्रेस की तरफ से तर्क ये आ रहा है, कांग्रेस के जो कवर करने वाले पत्रकार हैं वो खुद बताते हैं कि राहुल गांधी उलझना नहीं चाहते थे इससे, क्योंकि अब अपने किसी व्यक्ति को लड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वास्तव में मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जीत जाएगी कांग्रेस, मैं इस बात को कतई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जीतने की अब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हार जाएगी। इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा अमेठी की सीट पर, जहाँ पर हार जीत का दायरा मैं नहीं बता सकता, वो उस पर मैं स्टार लगा दूंगा। अगली सीट है 23वीं नंबर जौनपुर की सीट। जौनपुर की सीट पर बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। भैया कुशवाहा लगभग 2 लाख की आबादी है यहाँ पर, बताया जाता है जैसा 2 लाख नहीं होगा तो 1.5 लाख तो पक्का होगा, क्योंकि उस इलाके में जौनपुर में कुशवाहा आबादी हो। इनके चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी को कई जगहों पर भी फ़ायदा हो रहा है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। बाबू सिंह कुशवाहा जो हैं बड़े नेता हैं, जौनपुर की सीट जीत रही है, जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं धनंजय सिंह चुनाव जीत जाएंगे, बसपा चुनाव जीत जाएगी। बसपा चुनाव जीत सकती थी लेकिन जीतेगी नहीं,
अच्छा चुनाव धनंजय सिंह लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। देखो, जब भी आप चाहे जिससे बात करें, जो जैसे वोटर जो है, जैसे अखिलेश यादव का वोटर सर्वाधिक यादव है, यहाँ पर यादव एक तरफा वोट करेगा, भले नाराज हों कि बाहरी को दे दिया, ऐसा दे दिया, मुसलमान एक तरफा वोट करेगा। अब अगला मामला क्या बचा? मौर्य देगा ही, निषाद को टिकट दिया है इन्होंने, बिंद को टिकट दिया है इन्होंने, केवट, मल्ला, निषाद जो भी हैं छोटी छोटी जातियाँ, वो लोग बड़े अगड़ी जातियों को वोट देना नहीं चाहते, मजबूरी में भले देते हैं, क्योंकि बीजेपी के ट्रैप में फंस कर दे चुके हैं, अब वो लोग नहीं देना चाहते हैं। अब आप देख लीजिएगा, अगली सीट है सलेमपुर। सलेमपुर की सीट पर रमाशंकर राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। रमाशंकर राजभर हैं कौन? रमाशंकर राजभर 2009 में यहाँ से सांसद रह चुके हैं। रमाशंकर राजभर 2009 में यहाँ से सांसद रह चुके हैं, तो आप ये समझ सकते हैं। उसके अलावा इनकी लोकप्रियता है, राजभरों की अच्छी खासी संख्या है। रविंद्र कुशवाहा को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उनके खिलाफ पब्लिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बार बार बन जाए और मोदी जी के नाम पे बन जाए, पब्लिक के बीच में ना रहे, तो लोग उससे कहीं ना कहीं खफा रहते हैं, खफा भी रहते हैं। समीकरण भी आप समझ सकते हैं, सलेमपुर की सीट बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। अगली सीट है बलिया। बलिया की सीट पर सनातन पांडे को टिकट मिला है। सनातन पांडे को टिकट मिला है। अब की बार अखिलेश यादव ने डुमरियागंज से, बलिया से, कैसरगंज से, इन जगहों से और एक भदोही से ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है। हमको लगता है, तो आप ये देख सकते हैं, सनातन पांडे अपनी कम्युनिटी का, अपनी जाति बिरादरी का, अपने लोगों का अगर वोट पाने में सक्षम हो जाते हैं तो ये सीट आसानी से निकाल लेंगे। पिछली बार 14-15 हज़ार वोटों से चुनाव हार गए थे, तो आप ये समझ सकते हैं पिछली बार हारने के कारण एक और था, इसी सीट से कोई कुशवाहा भी शायद लड़ा था। जब मैं आंकड़ा निकालता हूँ तो वहाँ निकल के आता है, तो वो भी बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी भी 20-22 हज़ार वोट पा गई थी। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बलिया हो, जौनपुर हो, सलेमपुर हो, ये सब सीटों पर कहीं ना कहीं मौर्य अच्छा खासा आबादी है, और प्रतापगढ़ हो और फूलपुर हो। अगली सीट है, बहुत सारे मित्र हमारे पूछते हैं फूलपुर का क्या हाल होगा। फूलपुर में अमरनाथ मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने की फुल कंडीशन में है। 2-3 विधानसभाओं में तो पक्की बढ़त है। फूलपुर, फाफामऊ, पश्चिमी इलाहाबाद, बहुत अच्छी पकड़ है। पकड़ का मतलब है, देखो पब्लिक जो वोट दे रही है, पब्लिक इसलिए नहीं वोट दे रही है, अमरनाथ मौर्य को वोट नहीं दे रही है, मौर्य को वोट देंगे। अब समाजवादी पार्टी का वोटर मौर्य को वोट देगा, पब्लिक वोट दे रही है, पब्लिक अपने मन से दे रही है, क्योंकि वह ये तो इस पार है या तो उस पार है। इस सीट पर भी आप ये जान लीजिए, ये जो सीटें बता रहे हैं इसमें से 1-2 सीटें मिस हो सकती हैं। मैं दावा पूरी तौर से नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितनी भी सीट मैं बता रहा हूं इसमें से अधिकतर में आपको ज़मीनी सच्चाई बता रहा हूं। और फिर मिलूँगा, और तमाम वीडियो अभी जारी रहेगा हमारा बनना। अगली सीट है बस्ती से, 26वीं सब सीट है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने राम शिरोमणि वर्मा को टिकट दे दिया है। राम शिरोमणि वर्मा, और यहाँ पर बस्ती में लगभग 38% मुस्लिम आबादी है। अगर मैं सही हूँ तो 38%। यादव वर्मा मिल जाएंगे, चुनाव आसानी से निकाल लेंगे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं काम नहीं किया है, बिल्कुल हो सकता है काम नहीं किया हो। काम का मतलब यही है, मैंने बताया आपको कई बार, बड़ा क्षेत्र होता है, वो किसी के पार्टी के हों, क्या काम करेंगे? ना तो सरकार में रहे हैं, लोगों के सामने जाएंगे, कहेंगे भैया हमारी कौन सी सरकार थी, हम कहाँ से काम कर पाते ना। उसके अलावा छोड़ दीजिए आप, लोग गुस्सा होकर भी वो देते हैं, जैसे बीजेपी है। अब राम शिरोमणि वर्मा अगर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता मिलते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के अलावा उनके बेस वोटर मिलते हैं, हमसे कहते हैं हम तो भाई देंगे, हम प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो वैसे ये नियम इनके ऊपर भी लागू हो सकता है। मतलब बहरहाल जीतने की 100% गारंटी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर स्टार थोड़ा सा लगा दीजिएगा। जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, हारने के चांसेस बहुत कम हैं। इनके स्थान पे किसी अन्य को टिकट दिया गया होता, वो आदमी चुनाव जीत गया होता। ये भी हम आपको बता रहे हैं। अगली सीट है बिजनौर। बिजनौर की सीट पर दीपक सैनी
बिजनौर की सीट पर दीपक सैनी चुनाव लड़े हैं। यहाँ पर सैनियों की आबादी जो है, यहाँ पर भी टिकट अदला बदली की गई। बिजनौर की सीट पर सैनियों की आबादी लगभग 2 लाख पौने 2 लाख है। सैनी मतलब साग के सैनी, मौर्य, कुशवाहा। इनके पिताजी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और यहाँ पर जिनकी देखो हम यहाँ पर स्टार लगा दे रहे हैं। स्टार इसलिए लगा रहे हैं कि थोड़ी सी स्थिति इधर से उधर हो सकती है। यहाँ आरएलडी चुनाव लड़ी थी। अब आप सोचिए आरएलडी को मुस्लिम वोट नहीं देगा, ये बात सत्य है, इसको सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब बचे कौन? अब सैनी हो गए, मुस्लिम हो गए। मुसलमानों की आबादी यहाँ पर लगभग 45% के आसपास है। इसी समीकरण से टिकट मिला है। अगर मुस्लिम बीएसपी के पास नहीं गया होगा तो इस सीट को आसानी से निकाल लेंगे। 27 सीट। दलितों की भी आबादी अच्छी खासी है यहाँ पर। बसपा जीती थी 2019 में। अगली सीट है गोंडा। श्रेया वर्मा चुनाव लड़ रही हैं और अब की बार अखिलेश यादव ने बिजनौर हो, गोंडा हो और कौशाम्बी हो और यहाँ पर मछली शहर जाइए, 9 युवकों को टिकट दिया। और वहाँ पर चले आइए, क्या बोलते हैं, कैराना से 9 युवक 9 युवतियों को टिकट दिया। इन्होंने एकदम नए लोगों को टिकट दिया है। मतलब कि इनकी उम्र 25 साल से 30 साल के अंदर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। आमतौर पर इतनी बड़ी उम्र में मतलब कि बहुत कम लोग चुनाव लड़ते हैं, बहुत कम लोग। गोंडा की सीट का मामला क्या है? बेनी प्रसाद वर्मा की नातिन है। बेनी प्रसाद वर्मा इस इलाके के बड़े नेता रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा इस इलाके के बहुत बड़े नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के। और यही एक सीट नहीं डिस्टर्ब होगा यहाँ पर बीजेपी की 2 सीट डिस्टर्ब होने वाली है। बीजेपी की कौन सी सीट? एक सीट है बृजभूषण शरण सिंह वाली जो डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह हार नहीं सकते, हारने को कोई भी हार सकता है, चुनाव जीतने को कोई भी जीत सकता है। एक तरफा हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन गोंडा की सीट पर बढ़त है, जान लीजिए आप गोंडा से। अगली सीट है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, ये संख्या कितनी मैं बता रहा हूँ? 30वां नंबर है, मैं शायद बता रहा हूँ 30वां नंबर। संत कबीर नगर या यादव, मुस्लिम, निषाद, ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, बाहुल्य है यहाँ पर। अब आप जान लीजिए, सिर्फ यादव मुस्लिम वोट दे दें तो यहाँ ठीक ठाक वोट मिल जाएगा। निषाद में प्रवीण कुमार निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। इनके खिलाफ तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। इनके पिताजी के नाक में कोई मार दिया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के ऊपर। और यहाँ पर पहले एक पंडित जी थे जो विधायक बने थे, सांसद बने थे। यहाँ पर जूता कांड हो गया था। जूता कांड होने से उनका टिकट काट दिया गया। शरद त्रिपाठी नाम था उनका शायद। तो आप समझ सकते हैं इस सीट पर ज़्यादा अंतर से चुनाव नहीं जीते हैं। केवल निषादों का वोट कुछ मिल जाए समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी जीत लेगी। बाकी वैसे भी इस सीट को जीत लेगी। और यहाँ के बड़े नेता रहे हैं भालचंद यादव। अगली सीट है शायद 31वां नंबर बता रहा हूँ, डुमरियागंज। डुमरियागंज से कुशल तिवारी। यहाँ पर मैं आपको बताऊं लगभग 40 से 45% मुस्लिम आबादी बताई जाती है। 40 से 45%, न्यूनतम 40-45 तक है। लेकिन इस सीट पर कुशल तिवारी एक बड़े नेता रहे हैं। इनके हरिशंकर तिवारी, कुशल तिवारी, जिसको किसी भी समाज में अगर कोई दबंग टाइप का नेता होता है, बड़ा नेता टाइप का होता है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब व्यक्ति एक ही पार्टी के ऊपर चले जाएंगे, कमल के ऊपर ही चले जाएंगे। जैसे अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यहीं संत कबीर नगर में पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो भालचंद यादव चुनाव लड़ गए थे। कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिल गया था यहाँ पर। अच्छा खासा मतलब बहुत ज़्यादा वोट मिल गया था। वो किसका वोट था? वो कांग्रेस का नहीं था, वो वोट था यादवों का, जो भालचंद यादव के लड़ने के कारण कांग्रेस को चला गया। तो इस सीट पर भी एज है। एज का मतलब जीतने की कंडीशन है। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा तो सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। अगली सीट है बांदा। बांदा की सीट है शिव शंकर पटेल, जीतने वाली सीट है।
क्योंकि 2 बार से पटेल जी हैं चुनाव जीते हैं, 2 बार से लगातार। इस बार देखो बार बार लोग एक ही व्यक्ति को मौका नहीं देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इतनी सहानुभूति तो होती ही है कि चलो भाई एक बार अगले व्यक्ति को मौका दिया जाए। मौका का मतलब होता है समीकरण, समीकरण जानना जरूरी है। समीकरण में थोड़ा सा वोट आ जाए, 50,000, 60,000, 70,000 वोट प्लस हो जाए, बस उससे ज़्यादा ज़रूरतें नहीं हैं। अगली सीट है लालगंज, जो आजमगढ़ की सीट है, 32 नंबर। लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज जिताऊ सीट है। लालगंज जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ ज़िले में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा से, क्योंकि एक विधानसभा बराबर लगभग उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा, क्योंकि 8 पंचे 40, कहीं कहीं पर जैसे फतेहपुर हो गया वहाँ पर 6 विधानसभा है और एक आध जगह 6 होगी। तो आप समझ सकते हैं लालगंज की जो सीट है ये आजमगढ़ की सीट है। ये जैसे आप मान लीजिए धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, वैसे दरोगा प्रसाद सरोज लड़ रहे हैं। ये अब सुरक्षित सीट है, यहाँ से कोई अखिलेश यादव के परिवार का या कोई अन्य व्यक्ति चुनाव लड़ नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर दरोगा प्रसाद सरोज को टिकट दिया गया है। अगर यहाँ पर सुरक्षित ना होती तो हो सकता है यादव परिवार से 7 लोग और आ जाते या आजमगढ़ से किसी व्यक्ति को यहाँ पर दे दिया जाता। अगली सीट है हमारी नज़र में जो है प्रतापगढ़ सीट। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का मैंने बता दिया, यहाँ पर एसपी सिंह पटेल, क्योंकि ये हमारी वाली सीट है। और जो इनपुट आ रहा है मेरे भाई, स्थिति बीजेपी की नहीं सही है। जो लोग भी वोट देंगे यहाँ मोदी जी के नाम पे देंगे, योगी जी के नाम पे देंगे। संगम लाल गुप्ता को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में नर्वसपन है कि किसी नए व्यक्ति को टिकट दिया जाता। जब हमारे यहाँ ये हाल है तो जितनी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं काटे हैं वहाँ पर क्या हाल होगा वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। हमसे तनिक बेहतर नहीं जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं आप। जहाँ से अगली सीट है, आ जाइए राबर्ट्सनगंज, 34 नंबर सीट। राबर्ट्सनगंज सबसे लास्ट में समाजवादी पार्टी इसी सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर रही है। मान लीजिए सबसे पहले कहाँ का घोषित हुआ था, मैनपुरी वगैरह का ना। सबसे लास्ट में कहाँ पर एक अगर समाजवादी पार्टी का जीके बने ये तो 2024 में सबसे लास्ट में समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में कहाँ घोषित किया, तो उत्तर होगा राबर्ट्सनगंज में, क्योंकि कैसरगंज में भी घोषित हो चुका है। तो राबर्ट्सनगंज की सीट पर स्टार लगा लीजिए, यहाँ पर अपना दल लड़ रही है। अपना दल अनुप्रिया पटेल, मिर्ज़ापुर के बगल की सीट। ये 3-4 राज्यों से यह ज़िला टच करता है। ये ज़िला जो है राबर्ट्सनगंज 3-4 राज्यों से टच करता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, स्टार में लगाइए। लेकिन यहाँ सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, बहुत मजबूत है। अब जीत हार का आंकड़ा हम यहाँ पर नहीं रख सक रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। आप समझ लीजिए इशारा किस ओर है, क्योंकि TV9 का एक सर्वे आया था, चुनाव के ओपिनियन पोल जो आता है, दूसरी बार आया तो उसमें 12 सीट दी, एक बार उन्होंने 7 सीट दी थी, उन्होंने भी उसमें राबर्ट्सनगंज की सीट को समाजवादी पार्टी के खाते में भेजा था। और बहरहाल कौशाम्बी की सीट है, कौशाम्बी की सीट है पुष्पेंद्र सरोज। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कौशाम्बी की जो सीट है, पुष्पेंद्र सरोज लड़ रहे हैं, इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। इंद्रजीत सरोज पिछली बार चुनाव लड़े थे, लगभग 38,000 वोटों से चुनाव हारे थे। इसके पहले लड़े थे 42,000 वोटों से हारे थे। जब सपा बसपा का गठबंधन नहीं था तब 42,000 से, सपा बसपा का गठबंधन हो गया तो 38,000 से चुनाव हारे। नहीं, इसके पहले नहीं लड़े थे 2014 में। 2014 में
समाजवादी पार्टी यहाँ से 42,000 वोटों से हारी थी चुनाव। यहाँ पर मजबूत पकड़ है, लेकिन यहाँ पर राजा भैया किस ओर जाते हैं ये भी बहुत मायने रखेगा। बहरहाल इस सीट को आप अभी स्टार में रख दीजिए, क्योंकि मैं पहले जीता हुआ मानता था, लेकिन जब से राजा भैया की चहलकदमी थोड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ इस सीट पर थोड़ा से आप एक्टिव, इस सीट पर अगर हो जाते हैं, उनका कोई प्रत्याशी जी लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैं पहले बता दूं, ये इकलौती सीट है, प्रतापगढ़ के बगल की सीट है। 5 विधायकों में 3 विधायक समाजवादी पार्टी के, 2 विधायक राजा भैया के, और जहां से राजा भैया चुनाव लड़े हैं वहां भाजपा 3 नंबर पे है, 2 नंबर पे नहीं है। भले सपा हार गई है, लेकिन सपा का वोट बैंक कम नहीं है यहाँ पर, तो आप ये समझ सकते हैं इंद्रजीत सरोज भी यहाँ पर कमतर नहीं है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। 37 नंबर है मोहन लालगंज, लगातार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं RK चौधरी, ये सुरक्षित सीट है। इस सीट पर RK चौधरी जीतने की कंडीशन पे हैं, बहुत अच्छी मार्जिन से चुनाव जीत सकते हैं। और मोहनलालगंज लखनऊ के बगल की सीट है, कमज़ोर नहीं, आप मान लीजिएगा जीतने वाली सीट मैं आपको बता रहा हूँ। 38 नंबर सीट जो है देवरिया की है, जहाँ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है। इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। विधानसभा चुनाव में मैंने चेक किया था, अखिलेश प्रताप सिंह, अब आप समझ लीजिएगा, इन अपने नाम पे, अपने बलबूते अखिलेश प्रताप सिंह ठाकुर हैं, अगर कुछ वोट पा जाते हैं ठाकुर का, चुनाव जीत लेंगे। नहीं पाएंगे तो बात अलग है भाई, नहीं पाएंगे तब भी लड़ाई में है, क्योंकि यहाँ का जब मैंने आंकड़ा निकाला विधानसभा में, सपा का अच्छा खासा वोट बैंक है। अगली सीट है चौथी 39 नंबर बरेली की सीट, प्रवीण एरन जो हैं, प्रवीण एरन ये बनिया हैं, बनिया के अलावा जाति ही नहीं। यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो चुका है, तीसरे चरण में चुनाव। अब बसपा के प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने का मतलब किसके ऊपर आरोप लगेगा? जो सत्ताधारी पार्टी है, उनकी गलती से भले अगर खारिज हुआ होगा, लेकिन आरोप लगता है कि हमारा ये हारने वाले थे बरेली, और बरेली में संतोष गंगवार का इनपुट, संतोष गंगवार का टिकट काटना, 8 बार के सांसद का टिकट काटना बीजेपी को महंगा पड़ सकता है, बीजेपी को बहुत महंगा। छत्रपाल गंगवार जो विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाए, उनको लोकसभा लड़ाया गया, तो आप समझ सकते हैं 8 बार के सांसद को टिकट काटना। और वहाँ पर बरेली के प्रवीण एरन खुद बनिया है, 2009 में चुनाव जीते थे, अच्छी पकड़ रखते हैं, 35% मुसलमानों की आबादी है, तो यहाँ पर जीतेगा हारेगा कौन, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा, लेकिन कमज़ोर नहीं है किसी भी मायने में। बसपा के प्रत्याशी का टिकट कटा, बसपा के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ, तो बसपा के वोटर के ऊपर क्या हुआ होगा? बसपा के जो जागरूक वोटर हैं वो किसको वोटर देंगे, किसको वोट देंगे, वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। उस तरह होती बात कि बसपा और सपा का गठबंधन होता तो भले भाजपा के पास चले जाते, क्योंकि गांव-गांव ये मैसेज पहुंच चुका है, क्योंकि पर्चा खारिज हुआ। और पर्चे को लेकर आप देख रहे हैं खजुराहो में खारिज हुआ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, और इंदौर में देख लीजिए वापस, मतलब कि कांग्रेस के प्रत्याशी को अपनी पार्टी में मिला लिया गया, ऐसे कोई थोड़ी मिल जाता है। और आप चले जाइए सूरत में क्या हुआ। इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जनता इतनी, मतलब सब नहीं, सबके ऊपर ये प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कुछ पब्लिक है जो वास्तव में। अगली सीट है सुल्तानपुर की सीट। यहाँ पर भीम निषाद को टिकट मिला था, लेकिन यहाँ पर मेनका गांधी 14-15 हज़ार वोटों से चुनाव जीती थी पिछली बार। भीम निषाद का टिकट काट दिया गया, राम भुआल निषाद को टिकट मिला। बहरहाल बहुत विरोध भी हुआ निषादों के बीच में ही, लेकिन एक बात सत्य है, कुछ समय बाद लोग भूल जाते हैं। ये भी बात सत्य है कि कुछ समय बाद लोग कहते हैं नहीं चलिए वो भीम निषाद थे तो राम भुआल निषाद भी निषाद है। निषाद और समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट, क्योंकि 2019 का जब 22 का विधानसभा चुनाव हुआ, निषादों का एक मुश्त वोट आरक्षण के नाम पे बीजेपी को गया, एक मुश्त। अब निषाद कैंडिडेट खड़ा है तो निषाद तो देगा ही,
60% देगा, 70% देगा। चुनाव आते आते जब माहौल बन जाएगा तो 100% या 90% दे सकता है। तो आप इतना कमज़ोर इस सीट को मत समझिए। बहरहाल इस सीट को मैं स्टार में डाला हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, स्टार में डाला हूँ क्योंकि मेनका गांधी भी बड़ी नेता हैं तो हो सकता है। बहरहाल अब आगे आइए, भीम निषाद लड़ते तो राम भुवाल निषाद से 4 गुना आगे लड़ते चुनाव। अगली सीट आ जाइए आप, अलीगढ़ की सीट। जैसा कि इनपुट आया हुआ है, दूसरे चरण में चुनाव हुआ, अलीगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। अब अगली सीट आ जाइए 43 नंबर। 43 नंबर पे आप आ जाइए अकबरपुर की सीट। अकबरपुर राजा रामपाल, ये पाल बिरादरी से आते हैं। समाजवादी पार्टी ने इनको भी टिकट दिया हुआ है और इनका भी उस इलाके में बहुत बड़ा होल्ड है। यहाँ पर भी फॉरवर्ड बैकवर्ड के बीच लड़ाई का मामला है। इसके पहले सपा केवल इसी कारण से चुनाव हारती थी कि फॉरवर्ड को टिकट देना या तो यादव को टिकट देना, भाई यादव का वोट यादव का ही रह जाता है। आप अगले आदमी को टिकट नहीं देंगे या कम देंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर मैसेज नहीं पहुंच पाता। उसके अलावा एक समय होता है किसी भी पार्टी के लिए, कांग्रेस इतना समय राज की ना, समय समय पर कांग्रेस भी बीच बीच में चुनाव हारती रही। अगली सीट है सबसे हॉट सीट, इलाहाबाद को लेकर के मैं आपको बता दूं, पहले मैं सोचता था उज्ज्वल रमण सिंह, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है कई बार। रेवती रमण 8 बार के विधायक, 2 बार के सांसद। उज्ज्वल रमण खुद विधायक रहे हैं, खुद मंत्री रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पिछली बार रीता बहुगुणा जोशी को टिकट दिया, लेकिन उसके पहले आप जाएंगे तो बहुत 2014 में अगर मैं आपको आंकड़ा दिखाऊं यहाँ का इलाहाबाद का, तो बीजेपी के लिए बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ पर 2014 के पहले के आंकड़े पर अगर आप जाएंगे तो 44 सीट मैंने आपको बताया, और इसमें से जो सीट बता रहा हूँ इन्हीं सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा भारी है। और मैं आपको बता दूं अगली सीट है सीतापुर। सीतापुर की सीट पर नकुल दुबे को टिकट मिला था पिछली बार, और भारतीय जनता पार्टी ने वर्मा को टिकट दिया, सपा बसपा का गठबंधन जो था। लेकिन नकुल दुबे को जब टिकट मिला तो आप खुद समझिए, जो लड़ाई होती है 2 पार्टियों के बीच में होती है। दुबे जी को टिकट मिलेगा, वर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी। दुबे जी का वोट पहले से ही बीजेपी के पास है, भाई 90% वोट बीजेपी के पास है, 89% पड़ा था पिछली बार विधानसभा चुनाव में। तो अगर आप ऐसे लोगों को टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या आती है। राकेश राठौर लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक यहाँ तगड़ा है, जीतेंगे हारेंगे उस समय बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी कांग्रेस लड़ाई में है, बहुत अच्छी लड़ाई में है। अगली सीट है खीरी। खीरी में वही है, कौन नाम है, उत्कर्ष वर्मा। यहाँ वर्मा बहुत हैं, उत्कर्ष वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। खीरी की लोकसभा सीट बहुत हॉट सीट है, बहुत मजबूत सीट है, और यहाँ पर समस्या इस बात की है अजय मिश्रा ट्रेनिंग को लेकर के। बहरहाल मैं इसको जीत वाले में नहीं डाल रहा हूँ, सीतापुर को भी जीत वाले में नहीं डाल रहा हूँ, और खीरी को भी जीत वाले में नहीं डाल रहा हूँ। अगली एक सीट है भदोही। भदोही से टीएमसी लड़ रही है। यहाँ भैया कैसरी हो गई, यहाँ 48 तक हम पहुँच चुके हैं, 48, 47 और ठीक है, चलिए हो गया। अब आप देखिए भदोही में टीएमसी लड़ रही है। भदोही में समाजवादी पार्टी का विधानसभा का वोट मैंने जोड़ा था, मैंने एक भैया डायरी बनाई है, 2 डायरी ख़त्म हो गई इसी चक्कर में। सोचे थे एक लोकसभा सीट का बताएंगे, लेकिन बताते कभी कभी दिशा से भी भटक जाते हैं और कभी कभी ऊब जाते हैं काम करते करते। तो भदोही सीट पर भी टीएमसी के ललितेशपति त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि देखो, जब ऐसा कोई नेता चुनाव अपने इलाके से लड़ता है कि जिसकी कहीं ना कहीं समाज में छवि बन जाए मजबूत चुनाव लड़ने को, उस पर लोग पलट जाते हैं। अगली सीट है चंदौली की सीट है, वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। चंदौली महेंद्रनाथ पांडे यहाँ से बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, पिछली बार बहुत मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे 12-13 हज़ार वोटों से। अगली सीट है
मछली शहर जिसको हम भूल ही जा रहे थे, मछली शहर की सीट पर प्रिया सरोज चुनाव लड़ रही हैं, तूफानी सरोज की बेटी हैं। इनका भी चुनाव बहुत अच्छा जा रहा है। अब एक सीट मैं अभी तक भूल चुका हूं जो मैं आपको देने वाला हूं, जिस पर केवल एक कारण है बीजेपी चुनाव जीत सकती है, नहीं बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। अयोध्या, अयोध्या मतलब फैजाबाद की लोकसभा सीट। फैजाबाद की लोकसभा सीट भी बीजेपी के लिए फंस चुकी है, क्योंकि यहाँ से अवधेश प्रसाद दलित चेहरे को टिकट दिया गया है। सपा का यादव वोट बैंक मजबूत है, मुस्लिम वोट बैंक मजबूत है इस इलाके में। लेकिन एक कारण है, क्योंकि अयोध्या में इतना सारा काम भी हुआ है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। राम मंदिर बनी है, एयरपोर्ट चालू हुआ है, इन सब चीज़ों को लेकर के हमको शक है। अगर ये वाला मामला ना होता तो यहाँ पर भी बीजेपी फंस जाती। फिर भी यहाँ पर 9 बार के विधायक को समाजवादी पार्टी ने दांव लगा दिया है। और अगली सीट है मुजफ्फरनगर। आप जान ही रहे हैं, हरेंद्र मलिक बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। जीतेंगे हारेंगे तो समय बताएगा, लेकिन उनको लेकर के भी चर्चा है कि वो भी चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद तमाम सीटें हैं। फतेहपुर सीकरी रामनाथ सीकरवार चुनाव लड़ रहे हैं। रामनाथ सीकरवार कौन है? जो पहले करगिल का युद्ध लड़ चुके हैं और गांव में उनके प्रति सिंपैथी है, लोगों में सिंपैथी है कि जो व्यक्ति हमारे बीच में रहता है, कांग्रेस ने उसको टिकट दिया है और फौजी कलर वाला कपड़ा पहनते हैं। इस सीट पर बहरहाल बीजेपी का गढ़ है, लेकिन देखो कब क्या हो जाए किसी बात का कोई भरोसा नहीं है। अगली सीट है झांसी का। प्रदीप जैन आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। ये भी अच्छी पकड़ रखते हैं अपने इलाके में। मतलब कि देखो, इसमें जैसे वाराणसी है, बीजेपी आसानी से जीत लेगी। मिर्ज़ापुर है, बीजेपी आसानी से जीत लेगी। और आप आ जाइए यहाँ पर लखनऊ है, इस पर भी बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है, तो जीत ही लेगी ना। और अमरोहा सीट जो है, इस सीट पर बीजेपी को एज है, बीजेपी को बढ़त है। मैं आपको पहले बता दूं, गौतम बुद्ध नगर में भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा बढ़त है, मथुरा में भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा बढ़त है। बहरहाल वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बीजेपी को बहुत ज़्यादा बढ़त है। उसके अलावा आप आ जाइए शाहजहाँपुर में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को चेंज किया है भी। यहाँ पर कहीं ना कहीं कैसरगंज की लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। देखो, जो लोग कहते हैं दबदबा है, बिल्कुल कैसरगंज में उनको इनका इग्नोर नहीं कर सकते बृजभूषण शरण सिंह को, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों इसलिए नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी जो है उन्होंने करण भूषण को टिकट दिया है और वोट जनता देती है। जनता ने कैसरगंज की मेन विधानसभा सीट है कैसरगंज की, भाजपा को बुरी तरह हरवा दिया। भाजपा बुरी तरह कैसरगंज की विधानसभा सीट हारी हुई है। उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इतनी लंबा वो है कि कभी कभी इसमें भूलना पड़ता है। मिश्रिक की सीट है, इसके बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पर बता दूं, अध्ययन भी नहीं किया है। उन्नाव बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है हमको। बांसगांव की सीट, ये भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। असल बात, कांग्रेस जहां लड़ रही है ना, वहां थोड़ा समस्या है कांग्रेस को वहां पर बहुत भारी समस्या है। पीलीभीत की सीट है, ये भी बीजेपी के खाते में दिख रही है हमको जाती हुई। और ऐसे तमाम सीटें हैं जहां पर कुल मिलाकर के मेरा जो आकलन है वो 25 से 30 सीट न्यूनतम करने के बाद समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।